गोंदल साहब भाई है मेरे बड़े, लेकिन गोंदल साहब आपको थोड़ा ना बादाम खाने की है, मुझे लगता है। बहुत सारी चीजें आपके हकाइक दुरुस्त कर देती हूँ। गोंदल साहब कह रहे हैं भिजवा दो, बादाम भिजवा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने मेहमान आज जिनका मैं इंट्रोडक्शन आपके सामने कर, मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और देयर इज़ रीज़न फॉर दैट कि हर कोई अपनी अपनी पार्टी में बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। और मैं इस तरह कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अपनी अपनी पार्टी में रहकर जिस तरीके से अपने अपनी पार्टी का मौक़िफ़ डिफेंड कर रहे हैं वो भी गलत नहीं होगा। बड़े अहसन तरीके से ये सारी उसको सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन बिफोर आई इंट्रोड्यूस माई पैनल जी, मैं चाहूँगा ये कि एक हाइब्रिड वॉर के बारे में मैं ज़िक्र कर दूँ। हाइब्रिड वॉर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जा चुकी है और कोई इसको माने या ना माने या समझे ना समझे, बट हाइब्रिड वॉर इज़ देयर और पाकिस्तान इसको फेस कर रहा है। एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दिस इज़ एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, और वो ये है जनाब कि जितनी बाढ़ लगाई जा रही है पाक अफ़गान बॉर्डर पर, उससे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हॉस्टाइल कंट्रीज़ को बहुत तकलीफ़ है। और उसकी वजूहात है, उसकी वजूहात ये हैं जनाब कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग आसानी से आ जा सकते थे उनको ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी और वो आके वारदात करके या टेररिज्म फैला के वापस चले जाते थे अफ़गानिस्तान में, वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये बाढ़ जो लगाई जा रही है इसमें कंट्रीब्यूशन जो है फेडरल गवर्नमेंट की भी है, लेकिन इस पर ज़्यादातर पैसा जो है वो अफवाज पाकिस्तान अपनी बजट से लगा रही है। और ड्यूरेंट लाइन का एक जिक्र होता रहा, ड्यूरेंट लाइन से ये थोड़ा सा पीछे हट कर बाढ़ लगाई जा रही है ताकि इतराज़ात ना हो। सो दिस वाज द इंफॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर। लेकिन पॉलिटिकल हालात क्या हैं और हाइब्रिड वॉर जो है उसके अंदर तीन चार इश्यूज होते हैं, तीन चार तरीके से लड़ी जाती है। एक होती है कि मुल्क को इकोनॉमिकली वीक कर दिया जाए, दूसरा ये होता है जब इकोनॉमिकली मुल्क या स्टेट वीक हो जाएगी तो अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ शुरू कर देगी, इदारों के साथ टकराव जो है वो शुरू करा दिया जाता है। उसके अलावा जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो यहाँ पे सामने आ जाते हैं और कुछ समझ नहीं आती है और पूरी स्टेट जो होती है वो होती है ना स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन हो क्रिएट कर दिया जाता है ताकि किसी को समझ ना आए कि हो क्या रहा है। उसमें मीडिया का भी रोल होता है, मीडिया भी इसमें शामिल होता है और ये एक ऐसी सूरत हाल बन जाती है जिसमें किसी को कुछ पता कि हो क्या रहा है। हमारे इलेक्शंस सर पे हैं, केयर टेकर सेटअप आने वाला है और इलेक्शंस हम सब लोग चाहते हैं कि हो और वक्त पर हो। क्या वक्त मुकर्ररा पर इलेक्शंस हो पाएंगे? होने तो ज़रूर चाहिए जी, लेकिन क्या हो पाएंगे, ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि जनाब किसी को, किसी भी पार्टी को पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है। सब पार्टीज़ को चाहिए कि वो गवर्नमेंट अपने पार्टिसिपेशन इलेक्शन में दिखाए और ऐसा ही नज़र आता है फ़िलहाल। किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, ना लाडला बनाना चाहिए। सो इस तरह का तरीका अगर रखा गया तो फिर मेरे ख्याल में इलेक्शंस में इश्यूज खड़े हो सकते हैं। मैं चाहूँगा ये कि अपना पैनल जिसमें नज़र मोहम्मद गोंदल साहब हैं तहरीक इंसाफ से, उज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सेनेटर साबिर बलोच साहब पीपल्स पार्टी से और कामरान तसूरी साहब से, इन सब को मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जी। और पहले भी कह चुका हूँ, आई रिस्पेक्ट देम ऑल विद द कोर ऑफ माई हार्ट और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप तशरीफ़ लाए। मैं सिर्फ एक सवाल से शुरू करना चाहूँगा एंड देन आई विल बी टॉसिंग क्वेश्चंस टू यू गाइस। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर, जो तकरीर की उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में, और उसका जो रिस्पॉन्स दिया गया वो भी आपके सामने है, और जो का इल्ज़ाम लगाया गया उसमें हकीकत कितनी है। प्राइम मिनिस्टर, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की या पैसा भेजा इंडिया में, उसमें कितनी हकीकत है, उसको कितने पक्के पैरों पे उसको सामने लाया गया है,
या कोई हवाई फायर किया गया? इस पर मैं बात करना चाहूँगा। गोंदल साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू जी। क्या इसमें कितनी हकीकत है और इस पे इल्ज़ाम है या इस पे पक्के पैरों पे बात की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। इस पे ना तो मैं कोई आई विटनेस हूँ, ना मैं कोई बैंकार हूँ, ना मैं स्टेट बैंक का मुलाजिम हूँ, और ना ही ये पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये बात की है या इल्ज़ाम लगाया है। वो रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक ने दी थी, मेरे ख्याल में 2016 की बात है मेरे ख्याल। उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि 4.9 बिलियन रुपीज़ की मनी ट्रेल, अपना जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है इंडिया में, और उसको जो इल्ज़ाम था वो इस फैमिली की तरफ था। 16 से लेकर आज 19 हो गई है। किसी बंदे ने वहाँ इसके बारे में कोई गवर्नमेंट की तरफ से या कोई अपने किसी FBI की तरफ से या फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से, इसके चाहिए तो ये था कि ये अगर ये एलिगेशन वर्ल्ड बैंक ने लगाया तो फौरी तौर पर बनाते, या कि इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाते, उसकी रिपोर्ट तैयार करते, और वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के हवाले की जाती। वो आकर अपनी इसी असेंबली में, जिसमें आज शायद खकान अब्बासी साहब ने स्टेटमेंट दी है, वो फैक्ट्स जो हैं वो कौम के सामने रखे। उस वक़्त खामोशी इख्तियार की गई। जब इंक्वायरी शुरू हुई नैब ने की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के, मैं दोबारा बार ये कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे जब उन्होंने इंक्वायरी शुरू की तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब सीधे हाउस में गए, और हाउस में जाकर उन्होंने कहा कि इसकी एक कमेटी बनाई जाए जो इदारे के हेड को, जो कि एक बहुत बड़ा इस वक्त इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गया इदारा, उसके हेड को कॉल किया जाए और उससे ये जवाब तलबी की जाए। तो क्या ये अच्छा होता कि ये इससे पहले ये इसकी इंक्वायरी हो जाती और ये रिपोर्ट इस असेंबली में पेश की जाती। दूसरी बात, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ रही है तो वो कोई हवाई फायर तो नहीं कर सकता ना? वर्ल्ड बैंक तो नहीं कर सकता। वही मैं कह रहा हूँ ना। अगर मैंने कहा अगर इनकी ऑब्जर्वेशन है, मैं उनकी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ ना। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड बैंक बड़ा जिम्मेदार इदारा है, वो ऐसे नहीं कर सकता। रिप्यूट्स भी उसके स्टेक्स पे हैं। आज जो उन्होंने किया है उस पर अगर मैं आपके वो हाइब्रिड वार के हवाले से भी बात करूं कि इदारों को आपस में लड़ाना, एक वो इदारा जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, जो बाकी इदारों को सपोर्ट करता है, उनको पावर ट्रांसफ़र करता है, उनको स्ट्रेंथन करता है, वो इदारा एक और दूसरे इदारे को अगर वो समन करना चाह रहा है और समन करेगा तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट क्लैश नहीं होगा इदारों का। उस्मा बुखारी साहिबा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट और उस पर अगर पर्सनल स्पेसिफिक अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स करना चाहती है पार्लियामेंट, अपर हाउस या लोअर हाउस, तो उसमें तो मेरे तो ख्याल में आखिरी दिन तक की जा सकती हैं अमेंडमेंट्स। आर यू गाइज रेडी फॉर दैट? सी बहुत शुक्रिया राना मुबशर साहब। पहले तो जो आपका इंटरव्यू था कि इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर हो पाएंगे या नहीं, तो बिल्कुल वक्त पर होने चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन, कोई चीज़ इसके अंदर मैं नहीं समझ। कोई भी मसाइल हायल हो सकते हैं, क्योंकि तमाम मसाइल का हल जो है वो नई आने वाली पार्लियामेंट और नई आने वाली हुकूमत होगी। सो इसलिए जो एक आइनी टर्म है उसके अंदर अंदर इनका इंतखाबात का इनका जो है वो होना चाहिए। अब आ जाते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे। बड़ा अफसोस हुआ, मतलब गोंदल साहब एक बड़े अच्छे रीजनेबल आदमी हैं, लेकिन शायद हेडलाइन पढ़ ली, बाकी नीचे कुछ नहीं पढ़ा। और इनकी इतला के लिए अर्ज है कि 2016 में स्टेट बैंक भी और फिर खुद वर्ल्ड बैंक खुद भी अपनी रिपोर्ट के अंदर, जरा सा गूगल कर लेते तो मिल जाता, वो खुद इस बात को डिनाई कर चुके हैं। एक तो इसमें नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, इन्होंने कहा हुक्मरान फैमिली का नाम है, कतन नहीं है ना। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात की है। उन्होंने कहा कि तरसीलात जो है वो 2 सालों के अंदर जो है 3 सालों के अंदर वो इतनी हुई, और उसके बाद वो खुद कह रहे हैं कि जी ये हमारी सिर्फ हमने बैठकर मफरूजे पे कायम की है, चूंकि कोई डायरेक्ट और जो सही अदादो शुमार हैं वो किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और इसकी बड़ी लंबी जस्टिफिकेशन जो है वो दे चुके हैं, और वो रिपोर्ट अपने खुद वापस ले चुके हैं, जिसके ऊपर आज जो है वो ह्यूमन क्राइम मचाया गया। ये जो अभी गोंदल साहब कहते हैं ना बहुत बड़ा इदारा के बहुत बड़े सरबराह, तो वो बहुत बड़ा इदारा जो है और उसके बहुत बड़े सरबराह जो है वो ताकत लेते हैं पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट के अंडर है। और अगर वो एक 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, जिसके खिलाफ पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद आज एक्सटेंशन ली है नैब कोर्ट से, और आप कुछ भी साबित नहीं कर सके 6 रेफरेंसेस के अंदर, और अब आप एक बकरी चोरी का मुकदमा जो है वो उनके ऊपर लगाना चाहते हैं, जो खुद
वोट वापस ले चुकी है उसके ऊपर। तो बड़े अफसोस की बात है कि या तो फिर हमें जमहूरियत की और पार्लियामेंट की बात ही नहीं करनी चाहिए, और पीटीआई को तो कतई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अभी ये कह रहे थे आपने पहले क्यों नहीं किया, ये पहले इसलिए नहीं किया कि इनकी जो पार्टी है आपकी वो हड़ताल पे थी जी। आपको पता है कभी वो मुल्क जो है वो सिविल नाफरमानी पे चला गया था, कभी मुल्क को जो है वो आप लॉकडाउन करके बैठ गए थे, कभी आप 126 दिन का धरना देके बैठे हुए थे। आपने इस मुल्क को चलने कहां दिया। और लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ, दुरुस्त है पर्सन स्पेसिफिक अगर मुकदमात भी नहीं बनने चाहिए। और अगर आपने सुना हो आज अब्बासी साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लेते हैं पास्ट से नहीं आने वाले फ्यूचर से। और आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, हम तो जो हो रहा है मैं समझती हूँ कि एक्सपोज हो रहे हैं। जब हम कह रहे थे हमारे खिलाफ साजिश होती है तो आप सब लोग हंसा करते थे। एक एक साजिश का जैसे जैसे जो है वो परत उतर के साथ सामने आ रही है, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और अब जो है वो एक शख्स टारगेट है जिसके ऊपर जो है वो पूरी कोशिश है कि उसकी पार्टी को भी तोड़ा जाए, उसके बंदे भी तोड़े जाए, और किसी तरह जो है वो नून लीग को कट टू साइज किया जाए। तो वो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि 80-90 की दिहाई नहीं है। और अगर नवाज शरीफ साहब हाई जैकर जो है वो नहीं रहे, और अगर नवाज शरीफ साहब जो है वो गद्दार नहीं रहे, तो ये जो मामला है तारीख इसका भी फैसला करेगी। फैसला कानून के मुताबिक क्या आता है मुझे नहीं मालूम, कानून के मुताबिक आएगा ये नहीं आएगा ये भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये नैब बहुत सारों ने भुगती हुई है। और याद रखना चाहिए, ये अजीब बात है कि नैब की इंक्वायरी शुरू होने से पहले प्रेस रिलीज आ जाती है। प्रेस रिलीज का क्या मतलब है कि आप किसी को डिफेम करना चाहते हैं, आप किसी को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। तो ये मामलात ऐसे नहीं चलेंगे। अगर तमाम इदारों की इज्जत है, बिल्कुल है, लेकिन पार्लियामेंट की और पार्लियामेंटेरियंस की भी एक इज्जत है। और ये कहना चाहिए हवा किसी की नहीं हो। तो अगर मैं तो ख्याल था अगर ये उस्मा बुखारी प्राइम मिनिस्टर होती तो ये अच्छे स्टेटमेंट क्या ही खूबसूरत होता कि प्राइम मिनिस्टर ये बात जो अभी ये कह रही है मीडिया पे हाउस के सामने ये बात रखते। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वैसे उसमें जो आपने स्पीच अगर सुनी है, अगर सारे अखबारात में छपी है, नहीं मैंने मैं प्राइम मिनिस्टर कुछ दिखा दिया गया मीडिया के ऊपर। ने कहा कि ये फेक खबर के ऊपर नोटिस लिया गया, ये गलत है, इसलिए कहा उन्होंने। मैंने कहा ये फेक खबर है। अगर यही कहना था तो ये सारी बातें जो आप कह रही हैं वो कह देते। इसका मतलब है कि ये बाद में तैयारी की गई जो आप कह रही हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर को उस्मा बुखारी को पता है कि ये पहले ये रिपोर्ट आई है वो आई है और वर्ल्ड बैंक ने माजरत किया। अगर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट में ये बात हो तो आप ठीक कहती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा तो फिर मेरी बात दुरुस्त मान लें। ठीक, उसने ये नहीं कहा, उसने सिर्फ ये कहा कि समन करो। कैसे मान लूं पूरी दुनिया पूरा नहीं, एक मिनट, फिर दुनिया में नहीं है मीडिया कल से आज तक, पूरा मीडिया कल से आज तक, और इवन वर्ल्ड बैंक दोबारा अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि ये फेक खबर के ऊपर वो था। बात तो मेरी खत्म हो गई कि पीएम साहब में भी आज छपी हुई है। इसीलिए मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने कह लिया गोंदल साहब, पीएम साहब ने इसीलिए फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि ये खबर गलत के ऊपर ये नोटिस लिया गया, यही तो इतराज किया। वरना आप नोटिस ले रहे हैं, आपने तो 6 रेफरेंस भी डाल दिए उन चीजों के ऊपर जो रद्दी के कागज थे। कभी हमने उस पे तो इतराज नहीं किया। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू लाइक साबिर बलोच साहब और कामरान साहब से मैं ये टॉस करूंगा क्वेश्चन, क्योंकि कराची से भी जो इतलात आती रही हैं, कराची से भी कई आई वुड से मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो गए हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट जी साबिर बलोच साहब, कि सारा मुद्दा नवाज शरीफ साहब पे ही डाल दिया जाए? देखिए मुबशर भाई, बात यह है कि देखिए इसमें और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जो है ना इसकी तरदीद कर दी थी। बहरहाल बात वो नहीं है, बात यह कि अभी आप देखें कि वॉशिंगटन बेस्ड मल्टीलेटरल एजेंसी उसने क्या कहा है। उन्होंने भी तो ये कहा है कि जी के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अच्छा, मसला ये है कि भाई इट्स नॉट द पॉइंट कि जी देखें पाकिस्तान में जो रवायत रही है, रवायत क्या बल्कि हकीकत रही है, यहाँ पर जब भी जो कुछ इंक्वायरी हुई है, कोई गलत काम हुआ है, उसकी रिपोर्ट हमेशा बाहर से आई है। आप मेमो इसको देखें, अपना जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग जो ये पनामा केस को देखें तो पनामा केस इज नॉट इशू ऑफ पाकिस्तान। ये तो बाहर की एक न्यूज थी कि जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाए और वो इल्जाम आके साबित हुए और उस पर बात पे बात निकली, दूसरी चीजें निकली, जो कुछ हुआ तो आपने उन्हीं की बुनियाद पे कर लिया। अच्छा, अगेन चेयरमैन का काम क्या है? इट्स इज जॉब।
अगर ये 16 का मामला है या अगर ये बाद का मामला है, अगर ये मामला जो है ना आफ्टर 16 फॉरेन यानी जो न्यूज एजेंट उन्होंने उठाया है या पाकिस्तान के न्यूज चैनल ने उठाया है, तो दिस इज द जॉब ऑफ द चेयरमैन नेशनल अकाउंट ब्यूरो कि वो उन्होंने इसका नोटिस लिया है और उस नोटिस की बुनियाद पे अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। व्हाट्स हार्म इन इट, इसमें है क्या बात? ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल you have a point जी कि what's harm in it, there is no harm in it। अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो ठीक है। एक मैं कामरान साहब से एक चीज़ पूछ लूँ। कामरान साहब, यू आर बेस्ड इन कराची और कराची वी नो के जितनी बिजनेस कम्युनिटी है और वो अपना पैसा भेजती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है, सो मच सो कि हमारी यहाँ पे कदगन लगी हुई है कि जनाब हम लोग, हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि हम इज़राइल नहीं जा सकते, लेकिन कई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग हैं वो इज़राइल भी जाते हैं, वो अपना बिजनेस थ्रू दुबई वो भी करते हैं। तो दिस इज़ अ रियलिटी चेक, सो करते हैं। लेकिन वाई इंडिया जी, वहाँ पे कुछ अच्छी बहुत बूमिंग मार्केट बन रही है इसलिए शायद, या देयर आर अदर रीजंस टू जी, उसी की गार्प में कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही? कामरान साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब देने से पहले जो बातचीत यहाँ हो रही थी आपके प्रोग्राम में, हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और हम उन इदारों की भी बात कर रहे हैं जो पार्लियामेंट से ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है तमाम ही लोगों से जो सुन भी रहे हैं और जो आपसे भी सवाल है कि जो पार्लियामेंट का कस्टोडियन होता है, वो स्पीकर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जुड़े हैं, कभी ये सवाल किसी ने सोचा अपने जहन में कि आज हमारी पार्लियामेंट इतनी कमजोर क्यों हो गई है? आज जो पार्लियामेंट बनाता है वो इदारे पार्लियामेंट के मेंबर्स पर और पार्लियामेंट पर हावी क्यों हो गए हैं? और फिर क्यों पार्लियामेंट 5 साल के बाद इलेक्शन से पहले इस तरह की नजर आती है कि जैसे ये एक प्याला लेके घूम रही हो और तमाम इदारे इस पर हावी हो? मैं ये समझता हूँ कि उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब जब पार्लियामेंट का इख्तियार हमें मिलता है और हम हुक्मरान पार्टी बन जाते हैं तो हम शायद कान और आंख बंद कर लेते हैं और ये निकल जाता है। तो ये भी सारे पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम सियासी जमातों को बैठ के एक बार सोचना पड़ेगा कि अगर आप इतने ही कमजोर हैं कि आपके अपने ही इदारे आप पर हावी हैं, तो कहाँ कोई कोताही और गलती और कौन सी ऐसी कमजोरी है और कौन से ऐसे लोग हैं जो इतने कमजोर हैं जो आ तो जाते हैं लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर आवाज नहीं उठा सकते। उनकी आवाज इतनी कमजोर है कि वो दबा दी जाती है या वो ब्लैकमेल होते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले तो हमें जिस पार्लियामेंट का हम हर जगह जिक्र करते हैं, जिस पार्लियामेंट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जहां कानून साजी होनी चाहिए, वहां बैठ के हम एक दूसरे पे पूरे सालों में एतराजात करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं। लेकिन उसमें कामरान तसूरी साहब एक इशू है ना, जितने लोग बैठ की बात नहीं कर रहा, जो अपर हाउस में या लोअर हाउस या नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं उन सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई भी है जो है मेजॉरिटी जो लोग हैं वो पढ़ते तक नहीं है कि क्या आया है उनके सामने या क्या नहीं आया। जो पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उस बिल को या उस कानून को पास करने के लिए हाथ खड़ा कर दिया जाता है या यस कर दिया जाता है। मुबशिर भाई, आप बात को मैं दरमियान में आपने मुझे रोक दिया। मैं यही कहने वाला था कि हम कहीं पर तो एक लाइन खींचे ना, वो पार्लियामेंटेरियन जिन पर इल्जाम लगते हैं या वो मिनिस्टर्स जिन पे इल्जाम लगते हैं, तो हम पार्लियामेंट को बचाने के लिए पहले ही दिन ओहदे से इस्तीफा नहीं देते। हम क्यों बेतौकीरी कर रहे हैं अपनी इस पार्लियामेंट की, उसके साथ चिपके रहते हैं? और इन 10 सालों में क्या हुआ? हम पर इल्जामात लगे पार्लियामेंट में और हम चिपके रहे उससे, और उसका नतीजा ये निकला। आपके ख्याल में क्या पार्लियामेंट से निकल जाना चाहिए था, इस्तीफा दे देना चाहिए था? जिस पर इल्जाम लगे उसको फौरी तौर पे रिजाइन करके उस पार्लियामेंट की इज्जत की खातिर, उसके वकार की खातिर हो जाना चाहिए था, वरना आज ये हाल ना होता पार्लियामेंट का। कि पार्लियामेंट के बनाए हुए अपने इदारे ही उसको कुछ नहीं समझते, इसलिए कि हम सब Don't you think it's अगर if we take it in a other way, कामरान साहब, if we take it in a different way, in a different angle, don't you इदारे, ठीक है आप इस वक्त नैब को क्रिटिसाइज करना चाहे, पॉलिटिशियंस जरूर करें, लेकिन इदारा, एक इदारे की अगर बात की जाए, डोंट यू थिंक कि ये एक इंस्टीट्यूशन जो है कामरान साहब, ये थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ये स्ट्रेंथन हो रहा है,
जस्ट बिकॉज के चीफ जज जो है वो नज़र रखे हुए बैठे हैं और कोई 19-20 ना हो जाए, इसलिए उनको एक टेक मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या उस पर क्या बुराई क्या है, मुझे नहीं समझ आई। खान साहब देखें, साबिर साहब भी यही कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है नैब ने करे, और उज़मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि अगर वो गलत है सही है, या गोंदल साहब कह रहे हैं कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यही बयान दे देते उज़मा बुखारी साहबा ने अभी दिया है शो में, तो वो बेहतर होता है, क्योंकि गोंदल साहब सेज कि इट्स आफ्टर थॉट, यू नो, जो उज़मा बुखारी साहबा कह रही है। राना भाई देखें, एक सेकंड में सिर्फ एक बात कर लूं, फिर बात कर मुबशर भाई एक सेकंड मेरी बात सुनिए, फिर उसको इदारे का सरबराह, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे किसी भी इदारे का कोई सरबराह, हमसे मुल्क के सरबराह से ज्यादा ताकतवर नजर आए, मुल्क के सरबराह से ज्यादा मकबूल नजर आए, या तो फिर मुल्क के सरबराह को रिजाइन कर देना चाहिए। ओके, ठीक है ना। अगर आपके मुल्क का चीफ जी आप साबिर साहब कंप्लीट करें, फिर मैं उज़मा की तरफ जाना चाह रहा हूँ। एक सेकंड के लिए कामरान साहब, योर पॉइंट इज वेरी वेल टेकन। चेयरमैन जो है वो ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा है, तो फिर कहीं एक सेकंड, लेट साबिर साहब से समथिंग। जी साबिर साहब, अब देखें मैं तो सिर्फ इतनी सी एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ ये एलिगेशन जो है ना, ये इतना सीरियस और इतने प्रॉब्लम पैदा करेगा कि अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ऑलरेडी जो है पाकिस्तान को उन ममालिक की लिस्ट में शामिल कर लिया है कि जो टेररिज्म को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। देखे ना। अच्छा, अब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग जो आप हिंदुस्तान को कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड इससे ये भी तो बात चल निकली कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उससे वहां पर जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जो बूस्ट मिला है कि वो दैट्स ट्रेमेंडस। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ये भी तो आप देख लें कि ये जब आप इसकी इंक्वायरी नहीं करेंगे, जब आप इस जो है ना नहीं लाएंगे सामने, तो इसका मतलब ये है कि आप यानी उन अदारों को, इंटरनेशनल अदारों को आप जस्टिफाइड करेंगे कि वो आपके खिलाफ सेक्शन लगाएं। बिल्कुल ठीक है, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। उज़मा, यू वांटेड टू ऐड, यू वांट टू से समथिंग? जी, आई वांट टू क्लैरिफाई टाइम एंड टाइम, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक रिपोर्ट जिसको खुद वर्ल्ड बैंक कह रही है कि ये मफरूजे पे थी, उन्होंने वापस ले ली, स्टेट बैंक अपना स्टेटमेंट दे चुका है, उसके बाद उसके ऊपर मतलब पता नहीं क्या मफरूजे बिल्ड करके क्या करने की कोशिश की जा रही है। कहीं उसमें नवाज शरीफ साहब नहीं है, यही फ्लोर ऑफ द हाउस खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अगर आप उनकी पूरी तकरीर निकाल के देखें, उन्होंने कहा कि फेक न्यूज के ऊपर एक शख्स जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम लेकर आप ये इंक्वायरी किसी कॉलम नवीस के कहने पर शुरू करें, तो इस तरह बात तो फिर बहुत दूर तक चली जाएगी। और ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये बात में इतनी बहुत कौन सी बड़ी लॉजिक है जो इनको जो समझ में नहीं आ रही। जहां तक टास्क फोर्स की बात है ना, तो भाई साबिर साहब आपकी इत्तला के लिए 2008-9 से हम ग्रे लिस्ट में हैं, और उस वक्त आपको मालूम है कि हमारी गवर्नमेंट, आपकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। सो इसलिए ये बात ना करें, इस तरह मुल्क के मफादात पे ना खेला करें। अब जो सबसे अहम बात है जो कामरान भाई ने शुरू की है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि हम बात करते हुए पता नहीं क्यों हकायक और तारीख भूल जाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या आज इदारे पहली दफा हावी हुए हैं इस मुल्क के अंदर सिविलियंस के ऊपर? क्या इदारों को आज पहली दफा जो है वो जो पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है उसके लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं सिविलियंस को और पार्लियामेंटेरियंस को? जिसका जवाब है नहीं। मिनिस्टर ये भुगत चुके हैं इस मुल्क के अंदर, और ये कोई नई गेम नहीं है, स्क्रिप्ट पुराना है, और वो नए अदाकार है, सिर्फ स्क्रिप्ट पुराना है। और ये एक वही गेम प्लान है कि सियासतदानों के मुंह पे इतनी कालक मलो, वो कैसे भी मलनी पड़े, बकरी चोरी का मुकदमा क्यों ना डालना पड़े, बकरी चोरी का मुकदमा क्यों ना डालना पड़े, इनको कट टू साइज किया जाए। गोंदल साहब बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट गोंदल साहब, और मुझे गोंदल साहब को एक मुख्तसर सी बात करना चाह रहे हैं। जी गोंदल साहब, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मिनट कामरान साहब, गोंदल साहब एक छोटा सा मुख्तसर सा जवाब देना। मैं उज़मा की हर बात की तइद करने को तैयार हूँ कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, बाकी सारे गेस्ट भी यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट इदारों को एम्पावर करती है, एग्रीड। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब पनामा का इशू आया तो तमाम शामिल थे, उन्होंने कहा कि इस मसले को पार्लियामेंट में ले चलते हैं और पार्लियामेंट इस पर डिसाइड करे कि कहाँ कहाँ तक इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी खा प्राइम मिनिस्टर है या कोई दूसरा बंदा है। उस पर इख्तलाफ किसने किया? पार्लियामेंट की
क्रेडिबिलिटी को किसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो उस्मा बुखारी की पार्टी थी। उसने अल्टीमेटली फिर ये सारी डिबेट के बाद TOR के बाद 3 महीने ये डिबेट चलती रही और अल्टीमेट इसी प्राइम मिनिस्टर ने, नाअहल प्राइम मिनिस्टर ने खुद खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, जिसके बारे में आजकल इनके बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि ये हमारे केस की इंक्वायरी की जाए, जुडिशल इंक्वायरी की जाए। और जब ये वो रिपोर्ट आई उस वक्त उनको पता चला कि ये जो इदारे हैं ये ठीक नहीं है। तीसरी बात, एक और बात उन्होंने की कि कितने 17 प्राइम मिनिस्टर हैं, 17 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको निकाला गया। और मैं अगर माजरत के साथ ये कहूँ, उन 17 में से 14 वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ वादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बने, हर दौर में बने, और हर दौर में उनके निकाले जाने को उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर बहुत अच्छा फैसला डिक्लेयर किया, खा ज़ियाउल हक हो खा कोई और हो। तो मेरा ख्याल में ये बड़ा ही अच्छी बात बहुत अच्छी है कि पार्लियामेंट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि नैब को किसी को ख़राब नहीं करना चाहिए, झूठे इल्ज़ामात में नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जब बाकी लोगों को ये नैब हंट कर रही थी, जब पार्लियामेंट कमज़ोर हो रही थी, तो ये जो 2/3 मेजॉरिटी लेने वाली जमात है उस वक्त ये स्टैंड लेती और ये सारी रिफॉर्म्स हो जाती, तो आज इनको ये भुगतना ना पड़ता। अब तो हमें कह रहे हैं कि तुम पड़ेगा, यस बात ठीक है इनकी, लेकिन काश कि उस वक्त भी उस्मा बुखारी उस जमात में होती मेरी तरह, तो हम जरूर दोनों मिल के बहन भाई कहते कि खुदा के लिए ये ऐसा ना करो कि कल भुगतना पड़े। लेकिन हम उनके पास थे नहीं कि अब हमारी बात चल नहीं सकी। गोंदल साहब भाई है मेरे बड़े, लेकिन गोंदल साहब आपको थोड़ा ना बादाम खाने की जरूरत पड़ रही है, मुझे लगता है। बहुत सारी चीजें आपके हकाइक दुरुस्त कर देती हूँ, गोंदल साहब कह रहे हैं भिजवा दो। पहला नहीं, अब सुन लेना जरा, अब पहला दुरुस्त कर लीजिए हकाइक। पहले दुरुस्त ये कि मैं जब ये TORs बन रहे थे, जब पीपल्स पार्टी और PTI TORs बनाने की कोशिश कर रही थी, तो आपकी अब की पार्टी जो है, मैं नून लीग में ही थी, मैं पिछले 6-5 साल से 5.5 साल से हूँ और उस वक्त भी नून लीग में ही थी। रहमान से शुरू कर रहा हूँ, उस वक्त आपने बात किया, बात का जवाब ले लें। रिकॉर्ड ठीक रखें ना, आपके हकाइक बहुत सारे दुरुस्त होने वाले हैं ना, सुन ले, अब दुरुस्त कर लें। आपकी पार्टी जो है वो TORs कमेटी छोड़कर लॉकडाउन करने निकल पड़ी थी और आपकी जो फ्रिवलिस पिटीशन थी ना, उसको अचानक से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था। ये उन दिनों में हुआ था जब TORs बनने के लिए जो है वो इख्तलाफात चल रहे थे और हमें वाकई मालूम नहीं था। ये जो अभी आपने 14 गिना दिए प्राइम मिनिस्टर, मुझे बड़ा अफसोस है वैसे आपका, बाकी जितनी 47 से और उससे आज तक वजीर आजम फारिग हुए, उसमें नवाज शरीफ जो है उस वक्त तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे। आपने अजीब पाकिस्तान की तारीखी आज मसख्खा के रख दी। आप मतलब 14 वजीर आजम तो गिना देना मुझे, जिनको जो है वो, जिनके ऊपर वो बड़े वो बात ये है, अगर जो PMLN और पीपल्स पार्टी के बीच में हुआ उसके ऊपर माजरत करने के बाद ही COD हुआ था और उसके बाद ये तय किया गया था कि कोई किसी का आलाकार नहीं बनेगा। इस मुल्क में रहमान मलिक ने भी बहुत कुछ किया और वो रहमान मलिक ने किया और या सैफुर रहमान ने किया और गलत था। और आज भी अगर वो जस्टिफाई हो रहा है, आपसे हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप पार्लियामेंट की बात करें। आप जो लानते भेज चुके हैं, आप जो इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते आप पार्लियामेंट की बात करें या उसकी सुप्रीमेसी की बात करें। मैं बाकी लोगों से बात कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों की रिकॉर्ड दुरुस्त करना ज़रूरी है। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि आपने कहा था कि सड़कों पे मत निकलें, आपने कहा था ये लाभ करें, आप अदालतें मौजूद हैं वहाँ क्यों नहीं जाते? अगर ये बात मेरी ठीक है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़े बादाम आप खुद भी खा लें। अच्छा साबिर बलोच साहब, नहीं मेरे बादाम नहीं, मेरे बादामों की फिर बारी आप पे आ गई, यही तो मैं कह रही हूँ। आपने लॉकडाउन किया, फ्रिवलिस पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई। अच्छा तो अगर आपने कहा करो अदालतें मौजूद है उधर चले जाओ, अगर आपने नहीं कहा तो ठीक है। अच्छा एक आखिरी जवाब नहीं कहा। अच्छा आखिरी एक पॉइंट जो साबिर बलोच साहब को ऐड करने थे। आपने हमेशा की तरह एक नया महाज खड़ा करने की कोशिश की और एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई। अच्छा साबिर साहब को एक चीज ऐड करनी है, कुछ बोलना चाह रहे हैं साबिर साहब? बड़ी मैं क्या कहूँ, आप काला कोट पहन सुप्रीम कोर्ट में जाते। अच्छा साबिर साहब, आप कह रहे जी रहमान मलिक साहब ने जो बातें की थी वो भी गलत थी, उस्मा बीबी कह रही है रहमान मलिक साहब ने भी जो बातें की वो भी गलत थी, जो रोल प्ले किया वो भी गलत था। सुप्रीम कोर्ट में PM का खुद जाना भी गलत था। अच्छा चले, ये भी गोंदल साहब ने भी ऐड कर दिया। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? तो माफी मांग चुके हैं आप, किसी एक बात माफी आप कितनी माफियां मांगेंगे? 200 माफी आपको कौन देगा? जी साबिर साहब, आप तो माफी मांगने के भी क्राइटेरिया में नहीं आते ना, आपके तो गुनाह शायद बहुत ऊपर के। अच्छा चले, हमने तो फैसला कर लिया। अच्छा मैं वक्त खत्म हो रहा है मेरा। हमारे जो फैसला हमने किया है ना
उससे हमारे दाग धुल जाएंगे, अपनी फिक्र करें। अच्छा, उसमें भी लेट साबिर साहब ऐड समथिंग, वक्त खत्म हो रहा है जी। साबिर साहब जी नहीं, मैं तो सिर्फ एक बात उस्मा की जो है ना वो कह रहा था। अच्छा, बाकी बातें छोड़ो, ये आज आपने जो टॉपिक लाया है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो देखो जी जी, वो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पीएम ने कहा कि जी के एक रिपोर्ट है, अखबारी रिपोर्ट है। देखो ये मीडिया रिपोर्ट्स जो है ना, ये इस तरह आप उनको आउटराइटली जो है ना उनको वो छोड़ नहीं सकते। वो मैं बताऊं ऑथेंटिक मीडिया के रिपोर्ट्स हैं। मेरी बात प्लीज, कि भाई 4.9 बिलियन जो है ना वो शरीफ साहब ने, अच्छा वो जो लॉन्ड्रिंग की है हिंदुस्तान में 2016 में, साबिर साहब ना लॉन्ड्रिंग का नाम है, शरीफ फैमिली का नाम है। 2016 में ऐसे ना करें, आप हकायत को दुरुस्त रहने देना। वो माइग्रेशन और रेमिटेंसेस बुक जो है उनमें मौजूद है जनाब वाला, वर्ल्ड बैंक के नहीं है। तो आप किस तरह रिपोर्ट के अंदर में नहीं है, निकालिए निकालिए। आप कह रहे हैं कि नहीं है ना, की रिपोर्ट में दिखाइए, तब पता चलेगा कि भाई है या नहीं है। चलो जिसने शाया की है वो कह चुके हैं। सम अप ये है, अगर सम अप ऐसे किया जाए, एक मिनट साबिर साहब, एक मिनट, अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई तो मित्तल को क्यों मिलने गए थे? इन्वेस्टमेंट छोड़ती नहीं है ना यार इसको। गोंदल साहब समझाएं अपनी बहन को। गोंदल साहब का एक नया मित्तल की मीटिंग के बारे में भी पूछ रहे हैं। खैर एनीवेज, मैं मेरे ख्याल में सम अप इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर आप तीनों का कंसेंसस चारों का हो तो वो ये है कि ठीक है, लेट नैब इन्वेस्टिगेट, और उसके बाद अगर जो चीज सामने आती देख ले, उसमें अगर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट on a fake report. Okay, even if it is fake हो जाएगी. Okay, even if it is a fake report, let the NAB decide, और हम लोग आपने डिसाइड कर लिया और उस पे क्लैरिफिकेशन कॉलम रिलीज लिख दे, मैंने चांद चुराया है, फिर मुझ पे इंक्वायरी करा देंगे आप वोशे साहब। अब ये कमाल कर रहे हैं, मतलब आप तो बात करने वाली करें ना, हमारी भी कोई इज्जत रहने दें। नहीं, इज्जत आपकी बहुत है, आपकी बहुत इज्जत नहीं चलेंगे अब इस मुल्क में। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ आपकी बहुत इज्जत है जी, मेरी नजर में इज्जत है आपकी। बहरहाल लेट द इन्वेस्टिगेशन गो ऑन, और गलत है तो उसको वी शुड लाइक ग्रिल द नैब, अगर ये गलत है रिपोर्ट, और उस पे गलत रिपोर्ट पे अगर नैब उस पे कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो लेट द नैब विल ग्रिल द नैब, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर सजा होनी चाहिए जी बिल्कुल, जो आप डिसाइड करें, आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, आप बैठ के डिसाइड करें क्या सजा होनी चाहिए, आप कानून बनाएं। फिलहाल राना मुबशिर को इजाजत दीजिए।